हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स प्लेटफॉर्म एंड टॉपर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हमारे साथ है साक्षी जी, जो कोल्हापुर से है, जो महाराष्ट्र में ही आता है, एंड शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 125 एंड मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू साक्षी। थैंक यू। एंड अच्छी बात यह है कि वो पर्सनली यहाँ पे आई है इंस्टीट्यूट पे हम सभी को मिलने, एंड दैट्स एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपको देखते हैं हमारे साथ बैठ के आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू को, हम देखेंगे इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही। उन्होंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट में ये स्कोर सिक्योर किया है। ऑल इंडिया रैंक 125 लाना एक उनके लिए भी, आप सुनोगे, बहुत मज़ेदार कहानी है इनकी, जिनका कोई फिजिक्स का बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ये स्कोर किया है। तो हम उनसे ही सुनेंगे उनकी सारी कहानी। तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहले साक्षी जी, आप बताइए सभी स्टूडेंट्स को आपके इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से पढ़ाई किया और आपका फिजिक्स में क्या स्पेशल था। मैंने बीएससी एमएससी नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से। वो एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो हम 12th के बाद ले सकते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, मतलब रेगुलर बीएससी एंड एमएससी से। लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम क्या करते हैं कि 5 साल पूरा प्रैक्टिकल एंड लेक्चर्स होता है, लेकिन हमारे नैनो साइंस कोर्स में ऐसा नहीं होता है। हमें 4 इयर्स पहले प्रैक्टिकल एंड वो थ्योरी होता है, और लास्ट ईयर में जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वही होता है 1 ईयर का। तो वो मैंने इसरो में किया था, लियोस में, जो सेंटर बेंगलोर में है। एंड मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल था CNT सिंथेसिस फ्रॉम रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, मतलब साक्षी जी, जैसे हम बाकी स्टूडेंट बीएससी एमएससी नॉर्मली करते हैं, अपना 3 साल बैचलर एंड मास्टर में कोई जैसे कि मास्टर में हम फिजिक्स स्पेशल लेते हैं, फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ईएमटी पढ़ते हैं, ये सब। तो आपने ऐसा कोई यूनिट्स नहीं पढ़े, डायरेक्टली पूरा आपने नैनो साइंस ही पढ़ा है? हाँ, मतलब बेसिक तो था। लाइक 12th में जो हमें होता है थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, वो सब्जेक्ट तो हमारे फर्स्ट 2 इयर्स में कवर हो चुके थे। लेकिन पूरा ऐसे फिजिक्स एमएससी या बीएससी ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था हमारे सिलेबस में। तो तो बेसिकली इन्होंने अपना पूरा नैनो साइंस में ही अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने, मुझे लगता है, क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा टच में भी नहीं थे, एंड फिर भी उन्होंने ये हासिल किया है जो रैंक 125। तो ऑफ कोर्स आई नो यू आर एक्साइटेड कि ये सब जानने के लिए कि क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी, क्योंकि बीएससी एमएससी का इतना खास बैकग्राउंड ना होने के बावजूद इन्होंने ऐसा रैंक हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगी। ऑफ कोर्स आपने बता दिया कि आपका जो है वो सेकंड अटेम्प्ट था, राइट? गेट का आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, एंड इनका जो स्कोर था, गेट के जो मार्क्स थे वो 46.67 इन्होंने इतने मार्क्स सिक्योर करे हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर इंटरेस्टेड इन योर स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रही। अब स्ट्रैटेजी में हम ये सब जानना चाहते हैं कि आप सुबह उठने से रात के सोने तक आपका एक रूटीन कैसा था, आप कितना टाइम, कितने घंटे डेली के पढ़ते थे, और पढ़ते टाइम कहाँ से पढ़ते थे, इम्पॉर्टेंटली सोर्स क्या था आपका पढ़ने का, एंड पढ़ते टाइम आप कौन कौन सी चीज़ें याद रखते थे, जैसे कि नोट्स कैसे बनाते थे, या शॉर्ट नोट आपने कैसे बनाया, आपने रिवीजन कैसे किया। तो आपके लास्ट 6 महीने का, क्योंकि मुझे लगता है आपने 6 महीने पहले ही आपकी जर्नी शुरू करी है, तो आपके लास्ट 6 महीने को अगर आप समराइज करना चाहते हो, एक रूटीन को आप बताना चाहते हो, तो कैसा रहा था? तो डी फिजिक्स का मैंने कोर्स जो लिया था, लाइव बैच का, जो 1 अगस्त था, बट मैंने 10 डेज बाद में लिया था वो, CSIR नेट का रिस्पॉन्स शीट आने के बाद। तो पहले ही थोड़े वीडियोस थे जो पेंडिंग थे मेरे, तो मैंने फर्स्ट वीक में वो पहले रिकॉर्डेड वीडियो जो भी थे वो कवर किए। एंड उसके बाद में हर रोज़ हमारे क्लास का तो टाइमिंग था ही, 7 बजे से 2 बजे या कभी कभी 3 बजे 4 बजे तक चल रहा था। तो वो सब मैंने लाइव अटेंड किया। एंड मतलब मंडे टू सैटरडे तो वही लाइव चलता था 2 बजे से 3 बजे तक। और उसके बाद शाम को थोड़ा सा PYQs या नोट्स अगर कुछ रह गया है तो वो मतलब नोट डाउन करने का काम वो चलता था। एंड संडे टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि संडे टेस्ट अभी मैम भी बताएंगे। तो जो उस वीक में जो सिलेबस हुआ है तो उसी पे वो संडे टेस्ट होता था हमारा। मेरे नंबर्स मतलब इतने भी अच्छे नहीं आते थे टेस्ट में, लेकिन मैं क्या करती थी कि संडे को सुबह टेस्ट देती थी
और शाम को फुल रिव्यू करती थी उसका कि कहाँ पे गलती हुई या कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो वो मैं पूरा लिख के एक सेपरेट नोटबुक, जैसे पाड़ेकर सर ने भी हमें बताया था पहले कि टेस्ट दे दो और उसके बाद जो नहीं आता है या जो भी आ भी रहा है वो सब एक सेपरेट नोटबुक में लिख के रख दो। तो वो मेरा रूटीन चल ही रहा था 6 मंथ, मतलब कंटिन्यूअस। तो हर वीक तो टेस्ट हो ही जाता था हमारा। और वीकडेज पे तो वही मतलब क्लासेस, और क्लास के वक्त भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग फ़ोन में ऑनलाइन होता है ना क्लास, तो फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं मेरा फ़ोन अलग ही जगह रख देती थी और पूरा कॉन्सेंट्रेट क्लासेस पे ही तो करती आप थी। लैपटॉप से लेती थी क्लास? हाँ, लैपटॉप से मैंने क्लास लिया था। एंड मेन मीन्स सब मतलब नोट्स वगैरह सब मैं अलग से प्रिपेयर करती थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना ही था फिजिक्स का, तो सभी सब्जेक्ट मेरे लिए नए ही थे। तो मैंने मतलब एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग सब नोट्स भी बनाए, उसके बाद सब शॉर्ट्स नोट्स भी बनाए, क्योंकि मैम हमें हमेशा कहती थी कि लास्ट में तो तुम्हें ये नोट्स Short काम notes। नहीं आएंगे। क्योंकि लास्ट में आप सब कुछ नहीं पढ़ हाँ, सकते। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। एंड शाम को तो वही मतलब PYQs या अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस भी सर प्रोवाइड करते थे, जो प्रॉब्लम्स के जो शीट मिलते थे हमें, उसका तो बहुत ही मतलब फ़ायदा हुआ है। तो मतलब यही था कि मैंने फुल मतलब कंसंट्रेट यही किया था कि मैंने बाकी सब मेरा जो है वो साइड बंद, में करके। हाँ, साइड में करके सिर्फ इसी पे फोकस किया था। एंड अगर अब मतलब हम बहुत देर अगर पढ़ाई करें तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, saturation तो हो जाता है। सैचुरेशन हो जाता है। तो उस टाइम जैसे पाड़ेकर सर ने कहा था कि चाय पी लो और थोड़ा सा घूम के आ जाओ। तो वो किया था। वही, हाँ, वही चाय पियेंगे शाम को और कहीं इधर उधर घूम के आ गए फैमिली के साथ ओके या ओके, फ्रेंड्स हाँ के हाँ साथ, वही। बट फिर से कॉन्सेंट्रेट फिर हमारे एग्जाम पे ही होता था। ओके तो यही था शेड्यूल। ओके। मतलब मैं बता दूं कि साक्षी जी हमारे जो लाइव बैच थी 1 अगस्त वाली, और इस बार 1 अगस्त ही सारे टॉपर्स आए हैं। पता नहीं इस 1 अगस्त वाले बैच में कुछ जादू ही हुआ है। ये 1 अगस्त बैच से ही थी साक्षी जी। तो लास्ट 6 महीने से आपका यही रूटीन चल रहा है? हाँ, यही चल रहा है। क्योंकि इस बैच में जो लाइव क्लास चलता था 7 बजे से लेके 2 बजे तक यूजुअली, और इतना घंटा इन्होंने अपना लाइव, और हम देखते थे ये रेगुलर होती थी अपने क्लास में, इन्होंने कोई क्लास मिस नहीं किया। तो और जबकि जैसे इन्होंने बताया इनका फिजिक्स में बैकग्राउंड भी नहीं था, मतलब नैनो साइंस उनका स्पेशलाइजेशन था, बाकी क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह थोड़ी सी बेसिक पता थी, लेकिन उन्होंने सारे सब्जेक्ट एक स्क्रैच से ही पढ़े थे, राइट? तो नोट्स बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है यही आपने करा है क्लास आपके जर्नी के दौरान। तो इन्होंने लास्ट 6 महीने से यही शेड्यूल करा है, क्लासेस करो और शाम को अपने शायद क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। अब इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप बच्चों को बताना चाहते हो कि इस पूरे जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपने किस चीज़ पे फोकस किया, जो आपको लास्ट में पता चला इसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, वो क्या है? मैंने सर ने हमारे बैच के दौरान ही वो PYQs का कोर्स भी लॉन्च किया था, और हमें तो वो फ्री में ही मिल गया था। तो उसका तो बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि PYQs के जैसे ही मतलब सिर्फ नेट के या गेट के नहीं, तो जेस्ट और TIFR के भी PYQs सर सॉल्व करके देते थे। मैम ने भी तो टीचिंग में ही कवर कर लिया था क्लासेस में ही। और मतलब पाड़ेकर सर ने भी और लियोन सर ने भी रिकॉर्ड करके वो जो अपलोड किया था वो मैंने सब कवर कर दिया। वो रिकॉर्डेड सेशंस थे, तो हमारा क्लास करने के बाद जो टाइम बचता तो वो उसी में चला जाता कि PYQs कर लो, क्योंकि एक साथ सभी सॉल्यूशंस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गेट के तो आई गेस 2001 से क्वेश्चंस थे, वो थे उस शीट में, और एक सब्जेक्ट का नहीं सभी सब्जेक्ट का ऐसा था। लियोन सर ने आगे सॉलिड स्टेट या न्यूक्लियर का ना, तो वो 1997 1996 ऐसे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए वहाँ पे मतलब डाले जब थे। से गेट शुरू हुआ वो सारे सब क्वेश्चंस उसके अंदर हाँ, और वो बताते भी थे कि इसका कंसेप्ट ये अच्छा है और ये याद रखोगे वो आ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेट का कोई जो 2008 का या 2010 का था वो रिपीट होता है गेट में, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए सर भी बताते कि PYQ डाले, सब लोग कवर करो कवर करो। तो वही मतलब PYQs का तो बहुत ही फायदा हुआ, और टेस्ट का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हुआ। और जो मैम ने बताया था कि शॉर्ट नोट्स, उसका भी लास्ट में, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं जनरली क्या करती हूँ एग्ज़ाम में,
हम सभी ऐसे करते हैं आई गेस, कि एक बार क्लास में पढ़ाया और फिर क्या हुआ कि एक एग्जाम आने से पहले थोड़े दिन रिवाइज कर लिया और चले गए एग्जाम को ऐसे ही उठा के। तो मैंने इस टाइम जैसे पाड़ेकर सर ने कहा था हमें कि एटलीस्ट 3 रिवीजन हमारा हो जाना चाहिए। Yes. तो इस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना करके देख लेते कि क्या होता है। तो 3 रिवीजन किए थे? हाँ नहीं, 3 से ज़्यादा हुए, क्योंकि क्या हुआ कि क्लास में एक बार पढ़ा तो मेरे लिए तो सब नया ही था। तो क्लास में वैसे अगर पूरा ध्यान दे के देखो तो बहुत अच्छा सब लोग पढ़ाते हैं, तो समझ ही आ जाता है। फिर उसके बाद जब संडे टेस्ट हमारा जो होता है तो उस टाइम एक रिवाइज हो जाता है। कभी कभी उसके लिए टाइम भी नहीं मिलता था, हम ऐसे ही टेस्ट दे देते, लेकिन जब क्वेश्चंस हम लिखते थे शाम को तो वो रिवाइज हो जाता था। एंड शॉर्ट नोट जो मैम ने कहा था वो मैंने पहले नहीं बनाए थे, मतलब टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन दिवाली के बाद वगैरह थोड़ा टाइम मिलने लगा तो शॉर्ट नोट सभी सब्जेक्ट के मैंने स्टार्ट किया था अलग से बनाना। तो उसमें एक बार सब सब्जेक्ट रिवाइज हो ही गए थे। पीवाईक्यू जो किए अलग से, तो सब पीवाईक्यूज तो क्लास में कवर नहीं हुए, तो लेकिन मैंने तो सब कवर कर लिए थे वो वीडियोस देख देख के। तो उस टाइम मुझे लगता है कि एक और रिवीजन हुआ था मेरा। और जो फुल सिलेबस का जो मॉक टेस्ट सर हमें देते थे प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए तो रिवीजन हो ही जाता था। तो मेरा आई गेस 6 to 7 टाइम्स फुल सिलेबस रिवाइज हो गया था। एंड मैंने सभी सब्जेक्ट कवर करने का इस बार सोचा था, क्योंकि हर टाइम मैंने जेई भी क्वालिफाई किया है या जाम भी क्वालिफाई किया है, तो उस टाइम रैंक तो अच्छा नहीं आया था, क्योंकि मैंने कभी मतलब रिवीजन इतना नहीं किया था जो इस टाइम रिवीजन किया हुआ। ओके। तो मुझे लगता है कि इसका ही असर हुआ है ये। देखिए, हाँ, अभी आप बता रही कि आपने 3 से ज्यादा बार रिवीजन किया है, पहली इंपॉर्टेंट टिप। दूसरी इंपॉर्टेंट, आपने शॉर्ट नोट बहुत अच्छे बनाए थे। थर्ड थिंग, आपने पीवाईक्यू कितनी बार सॉल्व किए? पीवाईक्यू उसका क्या था कि ये क्लासेस वगैरह के में मतलब एक ही बार मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद आई गेस एक बार मैंने पीवाईक्यूज पूरे रिवाइज किए थे। जब हम मतलब टेस्ट के पहले जो रिवीजन करते हैं ना, तो उसमें हमने नोट्स का भी रिवीजन मैंने किया था और पीवाईक्यूज का भी रिवीजन किया था। तो पीवाईक्यूज का आई गेस एक बार सॉल्व किया और एक बार रिवाइज किया। और थोड़े पीवाईक्यूज तो क्या होता था कि क्लास में सॉल्व हो जाते थे, तो वो भी पीवाईक्यूज में सेकेंड टाइम भी सॉल्व कर लेती तो वो एक रिवाइज जल्दी हो जाता हाँ था। हाँ। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हर बार ये रहता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपने आपके सिलेबस को कैसे मैनेज किया? मतलब पूरे के पूरे यूनिट्स आपने पढ़ के गए थे या आपने कुछ यूनिट स्किप भी करे थे? आपकी पर्सनली, क्योंकि हर एक की स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है। कुछ बच्चे 5 यूनिट पढ़ते हैं, कुछ 6 पढ़ते हैं, या कुछ सारा पढ़ के जाते हैं। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी? आपने कितने यूनिट कवर करे थे? वैसे मैंने क्लास में जो जो किया था लाइव के दौरान, मैंने लाइव कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए फिजिक्स सब्जेक्ट भी नया था। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, क्यूरियोसिटी भी थी, तो मैंने कभी लाइव मिस नहीं किया। मैं इसी एग्ज़ाम मतलब ऐसा कुछ होता है जो जाम में या जेई में, मैं ईएमटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को देखती भी नहीं थी। बट इस टाइम मैम ने इतना अच्छा ईएमटी पढ़ाया है कि मतलब मेरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे थे एग्जाम में भी, और याद भी आ रहा था कि मैम ने ऐसे ऐसे कहा था क्लास में, तो इसका आंसर ये होना चाहिए जो एमएसक्यू में होता है ना, तो उस टाइम। और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या था कि पाड़ेकर सर ने आगे सिर्फ ओपैम का थोड़ा पार्ट लिया था, तो मैंने वही पढ़ के गई थी। वो डिजिटल वगैरह मैंने नहीं, मतलब छोड़ ही दिया था, क्योंकि नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं काइंड ऑफ। तो डिजिटल का पार्ट छोड़ा था, बाकी सब मैंने कवर किया था। सिर्फ ईएमटी भी सब मतलब कवर हो गया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑल। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही वो डिजिटल का पार्ट था, तो वो नहीं, हाँ सिर्फ ओपैम ही करके गई थी मैं। और उससे आई गेस क्वेश्चन आया था और सॉल्व भी हुआ। हाँ, लॉजिक गेट वाला, वो यूजुअल लॉजिक गेट वाला सॉल्व हो जाता है। तो इन्होंने लगभग कोशिश करी थी कि सारे ही कवर करके जाए। थोड़ा सा पार्ट ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है मेरा वीक पार्ट है तो उस पे इग्नोर बिल्कुल करना चाहिए, खास करके जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। तो ऐसे पॉइंट पे आपके वीक सब्जेक्ट आप हमेशा इग्नोर करें, एंड जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि एग्जाम में वही आपको मार्क्स देंगे। अब थोड़ा सा आते हैं कि एग्जाम में आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, क्योंकि क्या होता है, एक चीज मुझे हमेशा लगती है, आप साल भर में कितना भी पढ़ाई करो, लेकिन वो 3 घंटे आप क्या कर रहे हो उससे पूरा डिसाइड होता है आपका
ये क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो 3 घंटे इतने क्रुशियल होते हो, जो एग्जाम का टाइम जैसे शुरू होता है, टक 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 वो प्रेशर होता है, बच्चे थोड़ा सा हम लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ लगते हैं। तो आपकी एग्जाम जैसे ही स्टार्ट किया तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, लाइक आपने कितना टाइम कैसे दिया, एमएसक्यू को खास करके आपने कैसे हैंडल किया, एंड एनईटी वाले क्वेश्चन कितने आपसे सॉल्व हो पाए, तो आपने एग्जाम में खास करके कौन सी चीजें ध्यान में रखी और स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करी? ओके, तो एग्ज़ाम में मेरा क्या है कि एप्टीट्यूड मेरा बहुत अच्छा पार्ट है। तो एप्टीट्यूड और पाडेकर सर ने भी थोड़े लेक्चर्स लिए थे, मैम ने, और लियोन सर के भी थोड़े रिकॉर्डेड सेशंस जो डाले थे वो मैंने किए थे। डी फिजिक्स के यूट्यूब पे भी एप्टीट्यूड के 1 शॉट वगैरह थे, वो भी किए थे। और मेरा पहले से ही मतलब एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा है, तो एप्टीट्यूड में मेरा स्कोर तो अच्छा हुआ। और पहले मैं एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करती हूँ। एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का था? I guess 15 15 मार्क्स का था। तो मैंने आई गेस सब अटेम्प्ट, एक छोड़ के सब अटेम्प्ट किया था, तो आई गेस 12 या 13 मार्क्स मुझे एप्टीट्यूड में आ गए। और बाकी फिजिक्स में क्या था कि 1 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 2 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। तो 1 मार्क जो है मतलब वो एमसीक्यू होते हैं वो थोड़े से इजी रहते हैं, तो वो मुझे सॉल्व हो रहे थे, तो मैंने वो जितने हो रहे उतने ही किए, और गेस वर्क वगैरह बिल्कुल नहीं किया उस टाइम। और 2 मार्क्स के भी मतलब सभी नहीं हुए मेरे से, बट थोड़े थोड़े हुए, जो हुए 2 मार्क्स के वही किए, क्योंकि मैंने निगेटिव का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया वहाँ पे। लेकिन मतलब जब ये सेशन एक आप लोगों ने लिया था यूट्यूब पे, वहाँ पे आपने बताया था कि पाडेकर सर ने एक बताया था कि एमएसक्यू कैसे सॉल्व करना है। तो एमएसक्यू में उन्होंने बताया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो अगर क्लास करके जा रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो रिमेंबर हो ही जाता है कि मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जो हो ही नहीं सकता, 100% श्योर हो, श्योर है कि ये एक ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो उसको एलिमिनेट करो, और बाकी 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन बचे हैं, मतलब कुछ भी 3 या 2 अगर आपको लग रहा है कि कौन सा सही होगा नहीं होगा, तो उस पे वैसे मैंने अप्लाई किया है गेस। तो थोड़े क्वेश्चंस आई गेस 1 2 3 क्वेश्चंस ऐसे मैंने गेस करके भी डाले थे, वो करेक्ट आ गए। सभी नहीं आए ऑफ कोर्स, बट थोड़े तो आए, मतलब वो स्ट्रेटेजी था। और जो सॉल्व हो रहे थे वो तो पहले ही सॉल्व किए थे एमएसक्यू। और एनएटी में भी सर ने बताया था कि अगर कुछ मतलब वैल्यू नहीं आ रहा है तो 1 लिख के आ जाओ या 4 लिख के आ जाओ। ओके, तो ऐसा ट्राई किया था? मतलब क्या था कि जितने सॉल्व हो रहे तो उतने तो सॉल्व किए मैंने, ऑफ कोर्स। और फिर सर ने नेगेटिव तो नहीं है, तो सर ने बोला था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई मतलब नहीं हो सकता है, तो वो होता है ना कि 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आंसर 1 है या 4 है या 0.25, ऐसे कुछ भी डाल के आए थे। तो आई गेस वैसे भी एक क्वेश्चन वो सही आया था एनएटी में, एक बेनिफिट हुआ। हाँ, एक बेनिफिट वो, मतलब जहाँ पे निगेटिव नहीं है वो पूरा सॉल्व करके आ जाओ। बट पहले मुझे लगता है कि जो आ रहा है वो कंफर्म है, जो कंफर्म है वो ही हमें सॉल्व करना चाहिए। और गेट में ये होता है कि सीएसआईआर से कि निगेटिव नहीं होता है एमएसक्यू, और नेट में तो जितना लगा के तुक्के डालना है वो डाल दो, सिर्फ थोड़ा सा गेस वर्क अच्छा करो। तो मतलब ऑफ कोर्स जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले तो गेस नहीं कर रहा, ये गेट में सबसे क्रूशियल स्टेप होती है कि वहां पे मुझे लग रहा है, मुझे अंदर से लग रहा है, मुझे ऐसे देख के लग रहा है, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गेट में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप एक्यूरेट, हाँ, जहाँ पे गेस वर्क काम आ सकता है, जैसे इन्होंने एनआईटी में लगाया, एमएसक्यू में, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो चलो वहां पे आपका गेस वर्क काम कर सकता है। लेकिन एमसीक्यू में जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, गेस वर्क से बिल्कुल भी दिमाग को कंट्रोल करना होता है कि यहाँ पे गेस वर्क करेंगे तो पूरा नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि जो हमें लगता है वो गलती होता है। ऐसे 2 मार्क्स के मेरे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं सॉल्व हुए थे 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स से तो हो गए थे। तो मुझे लग रहा था कि यार ये हो सकता है, बट फिर मैंने याद किया कि मैम ने भी कहा था कि बिल्कुल ऐसा मत करो, जहाँ पे रिस्क मतलब नहीं लेना है, जहाँ पे एमएसक्यू में ले सकते हैं रिस्क तो वहाँ पे डाल दो गेस वर्क, उसमें हमारा निगेटिव नहीं जा रहा है। और गेट में आई गेस पॉइंट से रैंक भी शिफ्ट हो जाता है, तो नहीं किया वहाँ पे। 2 मार्क्स के जितने आते थे उतने ही सॉल्व करके आई थी मैं। तो ये देखो इनका तरफ से मैसेज है, इन्होंने 46 मार्क्स इस तरीके से अचीव करे हैं अपने गेट एग्जाम में। तो ऑफ कोर्स इन्होंने जैसे बताया, पहले श्योर शॉट जो है वो अपने हाथ में सिक्योर कर लो, क्योंकि लास्ट में जैसे इन्होंने बोला कि गेस वर्क काम कर सकता है, लेकिन पहले इन्होंने फोकस किया कि जो सिक्योर मार्क्स है
खास करके MCQ वाले, उसको पहले फोकस करो, वहाँ पे गेस वर्क नहीं चलेगा एंड बाकी। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी था। एंड एलिमिनेशन मेथड जैसे इन्होंने बताई MSQ में बड़ी काम करती है, जो श्योर शॉट है ही नहीं वो निकाल दो एंड बाकी बचे हुए आप फिर उसमें सोच सकते हो, कर सकते हो। एक और चीज़ रहती है, बहुत स्टूडेंट को दिमाग में उनकी तरफ से ये सवाल है, मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत टफ जा रहा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, गिव अप करने का मन कर रहा है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन करते तो 1-2 घंटे चले जाते हैं, रील्स देखने बैठते हैं, क्लास करने आए थे रील्स देख रहे हैं, इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत बार डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, पेपर के अंदर जब इंटर करते हैं तो समझ में नहीं आता, ब्लैंक हो जाते हैं। इसके लिए आपने ऐसे कुछ चैलेंजेस पर्सनली पहले तो फेस करे थे क्या आपके प्रिपरेशन में? आपको ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ था क्या? नेगेटिविटी आपको भी एक्सपीरियंस हुई थी क्या? पहले तो ये बताएं। पहले तो मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड भी फिजिक्स का नहीं है, तो लग रहा था कि होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे। और सब्जेक्ट भी तो नए थे, तो मैंने एक ही मतलब किया कि कंसिस्टेंटली क्लासेस करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, और जो टीचर लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअल में सुनो, और ऐसा नहीं कि बस बोल रहे सुन के छोड़ दिया। हाँ, वो इम्प्लीमेंट भी करना होता है, क्योंकि सर भी हमें कहते थे कि फोन मतलब वहाँ पे मत रखो जहाँ पे मतलब क्लास अगर चल रहा है तो मैं लैपटॉप में ही देखती थी, तो वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम आता था कि मैं फोन मतलब साइलेंट मोड पे डाल के रखती थी। और मतलब कंसिस्टेंटली अगर मुझे मतलब अगर कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन तो हो जाएगा। और मेरा तो बैकग्राउंड भी नहीं था, फिर भी इतना अच्छा रैंक आया है। और कंटेंट तो बहुत ही अच्छा दिया है मैम ने और सर ने। और तो आप लोगों का तो सभी का जनरली बैकग्राउंड फिजिक्स होता ही है, तो मुझे लगता है कि अगर सच में आप करोगे, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालोगे तो हो जाएगा। और चैलेंजेस को आपने कोई ऐसे पेपर के अंदर आपको ऐसा पॉइंट आया था कि आपको लगा था कि नहीं हो रहा है? उसके लिए जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था गेट का, तो मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा मतलब नहीं किया था। तो आई गेस 10 दिन पहले मैंने मतलब सिलेबस वगैरह देखा, और मुझे लगा कि एप्टीट्यूड तो मेरा अच्छा है, तो एप्टीट्यूड में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फिजिक्स के थोड़े से मुझे लग रहा था कि जाम का जो लेवल होगा वही होगा। तो सिलेबस भी मतलब मुझे लगा था कि वो होगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या और भी क्वांटम का थोड़ा रिलेटिविटी एंड ऑल, तो मुझे लगा था वही था। लेकिन जब पेपर सामने आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पता ही नहीं थे किस सब्जेक्ट से आ रहे, जैसे AMP SSP, इस सब्जेक्ट की मुझे कुछ आइडिया भी नहीं थी। मतलब सिलेबस में तो पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो तो नहीं पता था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा ऐसे पैनिक वगैरह हो गया था क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। और उस टाइम तो 3 मार्क्स से रह गया था मेरा गेट 2024 में। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट? हाँ, ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो इस टाइम मैंने क्या किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस ऑलरेडी करके गई थी। संडे टेस्ट जो देना होता है वो सर ने जैसे बताया था, और आप भी बताते थे हमें कि पूरा ऐसे हमारा ये ही फाइनल एग्जाम है ऐसे बोल के दे दो, सब डिस्ट्रैक्शंस खत्म करो, और सिर्फ वही 3 घंटे एक ही जगह पे बैठ के वो एग्जाम दे दो। मतलब इट्स लाइक आप हर संडे ऐसा पेपर दे रहे हो, हर संडे ऐसा आप एक्सपीरियंस करोगे मेरा आज ही पेपर है, आपका हर संडे पेपर एक आपकी एग्जाम ही है। और वो 3 घंटे हर संडे को बैठने की आदत हो गई, तो लास्ट एग्जाम में तो आपको ऐसे लगेगा आज का संडे पेपर है। तो एक आदत सी बन जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी बैच के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, कि हर संडे को आप जब एग्जाम देते हो तो आपको एग्जाम देने की एक से आदत लग जाती है। 3 घंटे बैठना, प्रेशर हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये आप तभी तो सीखते हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में जाके पहली बार पेपर दे रहे हो। तो जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने कोई भी संडे पेपर स्किप नहीं किया था और उसको उनका बड़ा फ़ायदा हुआ है। जैसे तो इसलिए जो बच्चे संडे पेपर स्किप करते हैं उनके लिए बड़ा मैसेज है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना किया करें। लास्ट में हम लोग आते हैं इंटरव्यू के, और हम लोग जानना चाहते हैं एक सवाल ये कि डी फिजिक्स के बारे में आपको पहले तो कैसा पता चला, एंड फिर हम आपके फ्यूचर प्लान भी जानना चाहते हैं। ओके, तो मैंने CSIR जून का अटेम्प्ट दिया था, तो तब आई गेस 1 मंथ एक्सटेंड हुआ था एग्जाम, मतलब वो आगे चला गया था। तब मैंने सोचा कि कुछ और कर लेते हैं टॉपिक्स, तो मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो पाडेकर सर का 1 शॉट था पुराना वाला, वो यूट्यूब पे देख लिया था। तो मुझे लगा कि यार पहले ज्वाइन करते तो शायद इसी में हो जाता काइंड ऑफ। मैंने बहुत देर लगाई ऐसे, तो
लेकिन मुझे मतलब पता था कि शायद होगा नहीं होगा, पता नहीं CSR। हाँ, तो CSR का आई गेस 10 दिन के बाद ही आ जाता है हाँ, रिस्पॉन्स शीट। Yes. तो उस टाइम मुझे 56 मार्क्स मतलब मिल रहे थे हाँ, CSR जून में। हाँ, तो मैंने सोचा कि अभी इनका अच्छा लग रहा है एक सर का जो देखा है, हाँ। तो एटलीस्ट देख लेते कि क्या है। तो मैम के बारे में या लियोन सर के बारे में तो नहीं पता था पहले, हाँ। बट जैसे जैसे सेशंस होते गए, मतलब लाइव मैंने अटेंड किया, तो लियोन सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैम ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, और सभी सब्जेक्ट नए थे तब भी मुझे समझ आ रहे थे कि इन लोगों को मतलब फुल ऐसे बेसिक से पढ़ा रहे थे। तो अगर कोई भी बैठ जाए जिसको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स या ये आता है तो भी हो सकता समझ है। जाता है। बिल्कुल। अगर 11th-12th का भी मैथ्स और साइंस है आपका अच्छा तो हो सकता है। यस। एंड हम लोग अभी इंटरव्यू के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं ना, हम जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप अभी आगे क्या सोच रहे हो, PhD का सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो कहाँ पे सोच रहे हो, और आगे इन फ्यूचर 10 साल के बाद कहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करते हो? 10 साल का तो नहीं पता है, बट PhD तो मुझे करना ही है। तो मैं पहले सोच रही थी कि अब्रॉड जाए PhD के लिए, क्योंकि मुझे पहले जो रिसर्च में इंटरेस्ट था वो रिचर्ड फाइनमैन उसके वजह से आया था। उसका मैंने एक बुक पढ़ा था, तो उसमें मुझे नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड दिखा, फिर उसी के वजह से मैंने वो नैनो टेक्नोलॉजी का BSc MSc कोर्स भी किया। और उसके बाद अभी मैंने जो 1 ईयर इंटर्नशिप किया था इसरो में, तो वहाँ पे मैंने कार्बन नैनो मटेरियल्स मतलब CNT पे काम किया था। तो वो सब्जेक्ट भी मैंने फुल स्क्रैच से ही किया था वहाँ पे काम, लैब वगैरह इस्टेब्लिश हुई, फिर वो सिंथेसाइज हुए है। तो मतलब एक सब्जेक्ट तो दिमाग में है कि थिन फिल्म्स में जाना है या कार्बन नैनो ट्यूब्स का कुछ करना क्लियर है। एकदम। हाँ, मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या रिसर्च करना है, और मेरा एक पब्लिकेशन भी है IIT मद्रास के कॉन्फ्रेंस का। अरे वाह, हाँ। तो मतलब एस्ट्रोनॉमी में भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, स्पेस में। तो हम लोग मतलब ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के कैंप्स वगैरह भी लेते हैं हमारे शिवाजी यूनिवर्सिटी में। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैकग्राउंड है नैनो टेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस, और मुझे कंट्रीब्यूट करना है कि स्पेस सेक्टर में मतलब कुछ कोटिंग्स जो अभी जो मेरा प्रोजेक्ट था वहाँ पे भी वो CNT का एक कोटिंग था जो स्पेसक्राफ्ट के थर्मल इशू मैनेज करने में हेल्प करता है या रिफ्लेक्टिविटी में, क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब मतलब थोड़ा सा एब्सॉर्प्टिव ज़्यादा होता है ना, इसलिए। तो मुझे सब्जेक्ट वगैरह तो थोड़ा सा क्लियरेंस ऑलरेडी है कि मुझे क्या करना है। तो वो बहुत सारे आई गेस IIT मद्रास में काम चल रहा है, IIT बॉम्बे में काम चल रहा है, रुड़की में भी थोड़े प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, और IISc में तो साइंस का एक डिपार्टमेंट से अलग है। तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं में अप्लाई कर दूँ, और अभी रैंक तो अच्छा है तो चांसेस तो है, तो देखते हैं। यस। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको जहाँ चाहते हैं आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाए, और अब फ्यूचर में ऐसे ही कंट्रीब्यूट करो साइंस में, खास करके नैनो टेक्नोलॉजी में इनका खास इंटरेस्ट है, और आपको पता है बहुत ज़्यादा स्कोप है इस सब्जेक्ट में, खास करके कोटिंग मटेरियल में तो एक बहुत एडवांस फ्यूचर है। तो वी ऑल विश यू, हमारे व्यूअर्स भी आप सभी को आपको विश करना चाहते हैं दैट कि आप जो भी आपका सपना है वो आपका पूरा हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं एक और चीज़ बता दूँ, शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर, उनका काम बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे अपने कुछ स्केच दिखाए, कुछ पेंटिंग्स दिखाई, इनफैक्ट वो एक लेके भी आए हैं, आई थिंक वी कैन शो दैट। वो यहाँ पे है, देखना वो होगा यहाँ पे। तो इन्होंने अपना आर्ट वर्क भी थोड़ा सा दिखाया, काफ़ी अच्छी पेंटर है, एंड उन्होंने खुद से भी एक डिज़ाइन किया है डी फिजिक्स टीम के लिए। तो वो कुछ इस तरीके से है, ये गणपति जी का फ्रेम है, बहुत आई थिंक ये विजिबल है, राइट? हाँ। तो ये लेके आई थी और ये उन्होंने खुद बनाया है। इसके बारे में थोड़ा सा। ये एक्चुअली पेपर कट आर्ट वर्क होता है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो सर्च करके भी देख सकते हैं कि सिंगल पेपर में आप लोग ब्लेड का यूज करके वो कटिंग कर देते हैं, और कुछ पोर्ट्रेट्स या कुछ ऐसे गणपति वगैरह बना सकते हैं। तो लोगो वगैरह भी इसमें डाल हाँ, लोगो तो डी फिजिक्स का डाला था। यस, बहुत सुंदर था। यस, थैंक यू सो मच साक्षी। वी ऑल विश यू हैप्पी आई मीन जर्नी फॉर योर नेक्स्ट करियर इंडोर। आप अच्छे से करो, और हम फ्यूचर में भी आपका एक इंटरव्यू रखेंगे। आप जिस भी पोस्ट पे जाएंगे हम आपका फिर से एक इंटरव्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।